आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है भारत चीन संबंध। आप सबको पता है भारत और चीन दोनों एशिया के देश हैं और दोनों ही दुनिया के सबसे विशाल आबादी वाले देश हैं। इस संदर्भ में अपनी जनसंख्या, अपनी आर्थिक क्षमता और अपने भू क्षेत्रीय स्थिति, इन सबको देखकर भारत और चीन दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देशों में शुमार है। जिस प्रकार से वैश्विक राजनीति बदल रही है उसमें दोनों की भूमिका भी बढ़ी हुई मात्रा में नजर आती है। चीन दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित है। सोवियत संघ के विखंडन के बाद शीत युद्ध के पश्चात चीन लगातार सोवियत संघ का स्थान लेने में सफल रहा है और आज अमेरिका के सुप्रीमेसी को अगर सबसे अधिक कहीं थ्रेट है तो वह है चीन। लेकिन उसी के साथ यह भी सच्चाई है कि भारत की क्षमताएं विगत 2 दशकों में जिस तेजी के साथ बढ़ी है और भारत की पहुंच, भारत की रीच दुनिया के तमाम देशों के साथ या तमाम कॉन्टिनेंट में भारत की उपस्थिति जिस रूप में हुई है उसने भी भारत की दावेदारी को वैश्विक पटल पे बहुत मजबूत किया है। यहां प्रश्न यह है कि जहां चीन दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति है और ऐसा नजर आता है कि जिस प्रकार से उसकी विकास की गति है वह बहुत जल्दी ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, वहीं यह भी सत्य है कि भारत ने जिस तेजी के साथ विश्व में नंबर 1 पे रह के विगत कई वर्षों से अपनी विकास दर को, इस समय जबकि दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है, भारत दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाले देश के रूप में नंबर 1 स्थान पे काबिज है। तो भारत की आगे आने वाले समय में जो क्षमता है, वैश्विक पटल पे जो भूमिका है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन और भारत दोनों पड़ोसी हैं और चीन की चिंता इस बात की है कि अगर भारत का विकास इस क्रम से होता रहा, इस तेजी से होता रहा, तो वह चीन को कठिन चुनौती देगा। तो व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से और वैश्विक पटल पर भूमिका, सारी बातों को लेके चीन और भारत एक कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। अब बात करते हैं, चलते हैं इतिहास में पीछे और विचार करते हैं कि भारत और चीन के संबंधों की यात्रा किस रूप में शुरू हुई। देख, दोनों ही देश, भारत और चीन दोनों ही एशिया के देश हैं, दोनों एशिया से बिलोंग करते हैं। दोनों की जनसंख्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी, भारत सबसे बड़ी जनसंख्या, उसके बाद चीन विशाल जनसंख्या के देश है। दोनों को परंपरागत सभ्यता का और संस्कृति का, परंपरागत सभ्यता और संस्कृति का देश माना जाता है। सभ्यता और संस्कृति का देश माना जाता है। इसी के साथ साथ यह भी सच है कि भारत और चीन एक दृष्टि से भारत चीन का गुरु भी है। कैसे? बौद्ध धर्म चीन में बड़े पैमाने पर अनुपालन किया जाता है। चीन की जनसंख्या का एक बड़ा भाग बौद्ध धर्म का अनुयायी है और आप सब जानते हैं महात्मा बुद्ध भारत में जन्मे थे, तो बौद्ध धर्म का जन्मस्थली भारत है और इस रूप में चीन भारत के अनुयायी देशों में शामिल हो सकता है सांस्कृतिक तौर पर अगर माने तो दोनों के बीच इस तरह का एक सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। लेकिन औपचारिक रूप से सन 1942 में चांग काई शेक जो उस समय चीन के राष्ट्रपति थे, वह भारत के दौरे पर आए, भारत का दौरा किया। आप सब जानते हैं तब 1942 में जब चांग काई शेक भारत आए तो भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था और भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था। तब भी चांग काई शेक का भारत में जबरदस्त स्वागत किया गया। भारत ने विशेषतर भारत के सभी पार्टियों के लोग, स्पेशली भारत में जो लीड कर रहे थे, कांग्रेस और तमाम अन्य साथी मार्क्सवादी,
इन सभी ने चांग काई शेक के प्रति जबरदस्त सहानुभूति दिखाई। यह सहानुभूति इसलिए भी दिखाई गई कि आप सब जानते हैं कि सन 1937 से लेके सन 1945 तक चीन और जापान का युद्ध चलता रहा। चीन जापान युद्ध चलता रहा, जिसमें जापान ने चीनी भूभाग के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था, जिसमें मंगोलिया और कुछ अन्य क्षेत्र भी शामिल थे, और चीन एक पराजित देश था। यही नहीं, तमाम यूरोपीय देशों ने भी चीन को अपना उपनिवेश के रूप में यूज किया। भले ही राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं बनाया, लेकिन उपनिवेश के रूप में यूज किया। वहां दोहन किया, वहां अफीम की खेती कराई और पूरे चीन में अफीमचियों का देश बना दिया चीन को। तो इस प्रकार चीन भी एक प्रताड़ित देश था। भारत की सहानुभूति इस रूप में थी कि चीन एक प्रताड़ित देश है, शोषित देश है, और जापान और एशिया के देशों ने चीन का बहुत शोषण किया है, तो चीन के प्रति भारत में एक सहानुभूति थी। लेकिन ठीक इसी समय जब सन 1947 में भारत आजाद होता है, और 1947 में भारत आजाद हुआ, और 1949 में चीन में मार्क्सवादी क्रांति हुई। मार्क्सवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? मार्क्सवादी क्रांति हुई किसके नेतृत्व में? माओ से तुंग। माओ, जिसे शार्ट में हम लोग माओ कहते हैं, माओ के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई। यहां से स्थिति बदलती है। एक प्रमुख विचारक कहते हैं कि चीन और भारत के संबंध यहां से जो आगे बढ़े, उसमें दो विरोधी बातें थी। भारत में चीन के प्रति आदर्शवादिता, स्वप्नदर्शिता और भावुकता, ये तीन आधार थे जो भारत और चीन के रिश्ते को भारतीय दृष्टिकोण में संचालित कर रहे थे। आदर्शवादिता, स्वप्नदर्शिता और भावुकता, जिसे वो कई बार मूर्खता भी कहते हैं, यह दृष्टिकोण भारत का था। और चीन, जो कि सदैव से अपने विस्तारवादी चरित्र के लिए जाना जाता रहा, वह उसकी परिलक्षित जो स्पष्ट परिणति हुई वो माओ की फिलॉसफी में दिखती है। जब माओ कहता है, जो वहां का 1949 के बाद जो वहां का सर्वे सर्वा बना, पोलित ब्यूरो का चीफ था, जो वहां का पोलित ब्यूरो का चीफ ही राष्ट्राध्यक्ष होता है। माओ ने क्या कहा? माओ ने कहा कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। आप इसका मतलब समझिए कि जहां चीन शक्ति राजनीति को, पावर पॉलिटिक्स को अपने विदेश नीति की बुनियाद बना रहा था, यह उसकी सच्चाई थी, वहां भारत की विदेश नीति का आधार था। 47 के बाद जो भारत ने अपनी विदेश नीति बनाई, उसका आधार था उपनिवेशवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध, विश्व शांति में विश्वास, निशस्त्रीकरण, इस तरह की नीतियां, यानी कि शांति का मार्ग बुद्ध का मार्ग भारत का था और शक्ति का मार्ग चीन का था। यहीं से दोनों देशों के बीच में एक विरोधाभासी दृष्टिकोण जो चलता रहा। यह भी बताते चले आपको कि 1949 में जब चीन में क्रांति हुई, तो गैर मार्क्सवादी देशों में भारत पहला देश था जिसने इस क्रांति को मान्यता प्रदान की। चीन के क्रांति को, यानी कि चीन के राष्ट्रीय अस्तित्व को मान्यता प्रदान करने वाला भारत प्रथम गैर मार्क्सवादी, क्योंकि चीन में मार्क्सवादी क्रांति हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि मार्क्सवादी देश तो उसको तुरंत ही अपना साथी बताएंगे ही। गैर मार्क्सवादी देशों में भारत पहला देश था। अब यहां यह भी देखिए कि यही नहीं, जब मार्क्सवादी क्रांति हो गई और सुरक्षा परिषद में चीन की अस्थायी सदस्यता को कैंसिल कर दिया गया, तो भारत ने चीन का साथ दिया। यही नहीं, कोरिया युद्ध में कहा, अब ये यहां हुआ, मार्क्सवादी मान्यता प्रदान की। कोरिया युद्ध में भारत ने चीन का साथ दिया। भारत ने चीन के पक्ष का समर्थन किया।
चीन के पक्ष का समर्थन किया। इसी प्रकार भारत लगातार सुरक्षा परिषद में चीन को अस्थायी सदस्यता दिए जाने का समर्थन करता रहा। तो 1949 के बाद 1954 तक भारत और चीन के रिश्ते ठीक चलते रहे, मधुर चलते रहे, कोई खटास नहीं थी। सन 1954 में चाउ एन लाई, जो वहां के प्रधानमंत्री थे, चाउ एन लाई भारत आए। चाउ एन लाई और नेहरू के बीच में भारत आए, तो चाउ एन लाई और नेहरू दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में कौन समझौता हुआ? पंचशील। मैंने पंचशील समझौते के बारे में आपको बताया है, जिसमें 5 सिद्धांतों का एक समूह था, जिसमें मुख्य रूप से यह बातें कही गई थी कि एक दूसरे की अखंडता, संप्रभुता, एकता की रक्षा करेंगे, का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भाव से रहेंगे, एक दूसरे को लाभान्वित करने वाली नीतियों को अपनाएंगे। इस तरह के बहुत ही आदर्शपरक 5 बातों को शामिल करते हुए पंचशील समझौता बना, और इस पंचशील समझौते को ही दोनों देशों के बीच संबंध का आधार माना गया। लेकिन यह संबंध बहुत जल्दी बिगड़ गए। सन 1959 में दलाई लामा भारत आए। चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया था। 1959 के पहले करीब 56-57 में चीन के विरुद्ध तिब्बत में एक विरोधी, यानी कि एक बगावती सुर पनप रहा था तिब्बत में। ऐसा माना जा रहा था कि उस बगावती सुर को, क्योंकि अधिग्रहण तो तिब्बत का पहले ही कर लिया था चीन, सन 1950 में चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया, और उसके अधिग्रहण को एक तरह से भारत ने मान्यता प्रदान कर दी। हम यहां यह भी बता दें कि जब अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने भारत को तिब्बत में विशेष दर्जा प्रदान कर रखा था। लहासा में, जो तब तिब्बत की राजधानी थी, लहासा में भारत का एक राजदूत रहता था, दूतावास था, जिसको अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। वहां के जो व्यापारिक मार्ग थे, जो कुछ शहर थे, वहां पे भारत को अपनी व्यापारिक एजेंसी खोलने की परमिशन थी। यही नहीं, उन व्यापारिक मार्गों पर भारत को अपना एक छोटा सैनिक दस्ता रखने का भी इजाजत था, और उस सैनिक दस्ते को इस रूप में स्वीकार किया गया था कि इसके माध्यम से भारत इन व्यापारिक मार्गों की रक्षा कर पाएगा। 1950 में जब चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया, तो भारत ने अपने इस दावे को छोड़ दिया और स्वीकार कर लिया कि हां, हमारे सैनिक अब यहां नहीं रहेंगे, और तिब्बत पे चीन के दावे को भी भारत ने समर्थन दे दिया। तो इस प्रकार से हम देखें तो भारत एक सरेंडर की मुद्रा में था उस समय। चीन की सारी बातों का समर्थन करता रहा, आंख बंद करके। कई बार विदेश नीति के जानकार भारत की इस नीति की कटु आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ऐसे समय में जबकि भारत बार्गेन कर सकता था, भारत चीन पर नकेल रख सकता था, भारत ने अपने दावे को खो दिया। खैर, 1956 में जब तिब्बत में चीन के विरुद्ध एक बगावती सुर चलने लगा, कुछ लोगों ने विद्रोह किया, तो जो तिब्बत की सरकार है, जो चीन की सरकार है, उसने इसके लिए दलाई लामा को जिम्मेदार माना, और दलाई कैसा कहते हैं कि दलाई लामा का समर्थन भी था इस बगावत को। बाद में जब 1959 में चीन ने आक्रमण कर दिया और पूरी तरह से आपस में इनको मिला लिया। 1959 के पहले तो कुछ स्वायत्ता बनी रही, हालांकि उसने एकीकृत चीन की बात कही, लेकिन स्वायत्ता बनी रही। लेकिन 1959 में परेशान होकर जब उसने आक्रमण किया, तो दलाई लामा अपने कुछ साथियों के साथ भारत भाग के आए और बड़ी संख्या में शरणार्थी आए। भारत ने उनको अपने यहाँ राजनीतिक शरणार्थी के रूप में इजाजत दी, उनको महत्व प्रदान किया। चीन इस बात से बहुत नाराज हुआ और चीन ने कहा कि यह पंचशील समझौते का उल्लंघन है। दोनों के बीच जो परस्पर सौहार्द की बातें की गई थी, भारत ने उसका वायलेशन किया है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि सन 1962 में चीन ने भारत पर बड़ी मात्रा में आक्रमण कर दिया 3 क्षेत्रों पर। एक अक्साई चीन जिसे कहते हैं। अक्साई चीन का इलाका कहां है? आप जानते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, वहां अक्साई चीन है। अक्साई चीन पर आक्रमण किया और यहां लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर
38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया चीन ने। इतनी जमीन चीन ने कब्जा कर लिया, अक्साई चीन इसको बोलते। उसके बाद मध्य के इलाके में भी उसने आक्रमण किया, जो बीच का इलाका पड़ता है, और फिर पूर्वोत्तर का इलाका जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नेफा का इलाका, नेफा, यहां भी उसने आक्रमण किया, जीत भी लिया था, हालांकि बाद में खाली कर दिया। यहां 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन, 90,000 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन को वह विवादित मानता है और उसे स्वीकार नहीं प्रदान करता है। और क्या करता है चीन मैकमोहन रेखा को नहीं स्वीकार करता। मैकमोहन रेखा आप सब जानते हैं। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच, भारत चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है, सीमा निर्धारण करती है। भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चीन इस मैकमोहन रेखा को नहीं मान्यता प्रदान करता है, कहता है ये साम्राज्यवादी यानी अंग्रेजों द्वारा खींची हुई रेखा है जो चीन के हितों के विरुद्ध है, और वह अरुणाचल प्रदेश के तमाम क्षेत्रों को अपना क्षेत्र घोषित करता है। तो इस प्रकार भारत और चीन के बीच एक कटु संबंध यहां से शुरू हो जाता है। फिर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तमाम और देश। पाकिस्तान ने 1962 की लड़ाई के बाद चीन से पूरी तरह से हाथ मिला लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लगभग 5,000 किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया इसने चीन को दे दिया। क्या बनाने के लिए? सीपेक कहते हैं। सीपेक का मतलब चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इलाका उसने ले दिया। इसको क्या किया है उसने, चीन ने क्या किया है, अपने जियांग से ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, ग्वादर बंदरगाह तक क्या किया है, एक रोड बना लिया है, सड़क बना लिया है। यह रोड स्ट्रेटेजिक मार्ग है, मतलब सैनिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला मार्ग है। कहता तो व्यापारिक मार्ग है, लेकिन वह इस रूप में जाना जाता है। तो सीपेक, यहां सीपेक में ई नहीं है, सीपेक। तो इस प्रकार यह पाकिस्तान द्वारा उसको दिया गया एक तोहफा है, और इसलिए तोहफा है क्योंकि चीन ने 1962 की लड़ाई में भारत को हराया था। इसके बदले में चीन ने क्या किया, बड़ी मात्रा में पाकिस्तान का आर्मराइजेशन किया, यानी कि उसको हथियार दिए, सैन्य साजो सामान दिए, और साथ ही साथ पाकिस्तान के क्वेटा में उसकी अणुशक्ति के डेवलपमेंट में न केवल साइंटिफिक बल्कि रिसोर्सेज का भी योगदान किया, और उसके परमाणु शक्ति बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, चीन पाकिस्तान को लगातार समर्थन दे रहा है। अब चीन क्या करता है, जब उसने देख लिया कि भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है, भारत एक बड़े आकार का देश है, तो 62 में लड़ा के भारत के मनोबल को तोड़ा उसने। और साथ ही साथ अब वो क्या करता है, यह जानने की बात है कि अगर आप भारत को देखें तो भारत को चारों तरफ से, एक जगह नीचे श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे देशों को याद करिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान और मालदीव, इतने देशों में तो उसने क्या किया है, बंदरगाह बना लिए। बड़े पैमाने पर इस रूप में बंदरगाह बनाया है कि जब जरूरत पड़े तो भारत के खिलाफ इन सभी क्षेत्रों से ऑपरेशन कर सके। आप देखिए, स्पष्ट रूप से माना जाता है
कि श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान और मालदीव में अपनी मजबूत उपस्थिति बना के वह भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। यही नहीं, जो तिब्बत का लहासा है, तिब्बत के लहासा से, तिब्बत उसी के चीन के अंडर में है, आप जानते हैं, तो तिब्बत के लहासा से नेपाल और भूटान तक सड़क मार्ग और रेलवे लाइन भी बिछा लिया, जो अंतिम चरण में है। इस प्रकार चीन ने पूरी तरह से भारत को घेरने की तैयारी कर रखी है और लगभग घेर रहा है। हाँ, यह जरूर है कि जब चीन ने यह सब किया तो भारत ने क्या किया कि हिंद महासागर, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में, जिसे आप संपूर्ण व्यापारिक दुनिया का जो सर्वाधिक व्यापार होने वाला क्षेत्र है, समुद्री मार्ग से व्यापार होने वाला, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है। तो भारत ने इस क्षेत्र में चीन को चेक करने के लिए और अपनी उपस्थिति चीन की बनिस्बत मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने भी एक रणनीतिक घेरेबंदी की और ऐसा माना जाता है कि इसके माध्यम से चीन को कहीं न कहीं घेरने, कहीं न कहीं उस पर अंकुश लगाने का यह एक प्रयास है, जिसे चीन भी इस बात को स्वीकार करता है और गाहे बगाहे बयान देता है कि यह सारे प्रयास चीन के हितों के विरुद्ध है। यह सब किया गया। बाद के वर्षों में आप देखिए कमोबेश यह स्थिति चलती रही और चीन भारत को कमजोर करने की लगातार कोशिश करता है और अपने विस्तारवादी नीति के माध्यम से वह चीन को, जो भारत को कमजोर करता है और अपने विस्तारवादी नीति के माध्यम से, जबकि वह दुनिया में एक नई भूमिका निभाने को तैयार है। चीन चाहता है कि भारत उस मजबूती के साथ, आर्थिक या लोकतांत्रिक सेटअप के साथ वैश्विक पटल पर अपनी उपस्थिति उस रूप में न दे पाए और चीन अपनी जो महत्वाकांक्षा है दुनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश बनने की, अमेरिका को पीछे छोड़ने की, उस भूमिका में वह निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। तो आगे जो यात्रा शुरू होती है भारत और चीन के बीच, उसको थोड़ा और देखने की जरूरत है। बहुत वर्षों तक तो ऐसे ही चलता रहा। बाद के दिनों में, जो बाद का समय है, उसमें 2000 के बाद की बात करें तो 2000 के बाद की स्थिति में यह है कि हाल के दिनों में गलवान में, डोकलांग में और गैंगोंग, जो पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील के इलाके में भारत और चीन के बीच में एक झड़प हुई है, सैनिकों के मध्य झड़प हुई है, दोनों को नुकसान पहुंचा है और दोनों के मध्य काफी तनावपूर्ण संबंध रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि सन 1975 में भी छुटपुट थोड़ी सी घटना घटी थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि 62 के बाद सीमा पर चीन और पाकिस्तान के सैनिक एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए मारे गए। भारत के लगभग कहते हैं एक कर्नल समेत लगभग 18 सैनिक मारे गए और चीन के ऐसा कहा जाता है कि 45 सैनिक मारे गए थे। इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि इतने वर्षों में 62 के बाद कभी भी भारत ने चीन के विरुद्ध इस तरह की आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने चीन के विरुद्ध न केवल आक्रामक प्रतिक्रिया दी बल्कि मजबूती के साथ खड़ा हो गया। यह भी बताया आपको कि पिछले 1.5 दशक से लगभग भारत रणनीतिक मार्ग की सड़कों का विकास कर रहा है अपनी सीमा पर, जो चीन के साथ सीमा लगती है। रणनीतिक इंपॉर्टेंस की सड़क का निर्माण कर रहा है, जो कि चीन पहले ही कर चुका है। चीन को यह बात अच्छी नहीं लगती, वह इस बात पर विरोध करता है और जो डोकलांग और गलवान या पेंगोंग झील की जो के इलाके हैं, वहां जो उसका आक्रामक रुख था, वो इसी कारण था कि भारत अपने रणनीतिक सड़क के योजना को छोड़ दे, लेकिन भारत ने नहीं छोड़ा। भारत अब उसमें काफी आगे निकल चुका है, काफी वो जो निर्माण का चरण है काफी आगे पहुंच गया है और भारत सीमा पर मजबूत हो रहा है। एक बात और महत्वपूर्ण है
कि चीन की आर्थिक शक्ति जैसे बढ़ी है वह वास्तव में डराने वाली है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है, भारत और चीन के बीच व्यापार में भारत घाटे में कितना, लगभग 100 बिलियन, लगभग 99 कुछ हो, लगभग 100 बिलियन डॉलर के घाटे में है। भारत जो चीन को संपूर्ण निर्यात करता है, भारत निर्यात करता है चीन को कितना, करीब 14 बिलियन डॉलर, और आयात करता है कितना चीन से, 113 बिलियन डॉलर। तो लगभग 100 बिलियन डॉलर के घाटे में भारत चीन के साथ व्यापार में है। आप सब जानते हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चिप हो, खिलौने हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सोलर पैनल्स हो, जितनी भी चीजें हैं, भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देश इन सब बातों के लिए चीन पर आश्रित है। तो आज जो स्थिति है वह एक व्यापारिक युद्ध की स्थिति है। यह सच बात है कि भारत ने दुनिया के अन्य तमाम देशों में अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। सेमीकंडक्टर पर जो भारत की निर्भरता है वह निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। किसी भी समय अगर सेमीकंडक्टर की आपूर्ति भारत को बंद कर दी जाए तो हमारे देश का जनजीवन काफी बड़ी मात्रा में ठहर जा सकता है। इसीलिए भारत ने कुछ वर्ष पूर्व ही इस सरकार की दूरदर्शिता के कारण सेमीकंडक्टर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। और आप जानते होंगे, विगत दो पखवाड़ा पहले भारत में निर्मित स्वदेशी सेमीकंडक्टर विक्रांत 32 मोदी जी को सौंपा गया और अब यहां से भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गया है। वह दिन दूर नहीं है जब भारत इसमें निश्चित रूप से न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि दुनिया के तमाम देशों को सेमीकंडक्टर का निर्यात भी करने लगेगा। तो इस तरह के रणनीतिक तैयारियों के द्वारा चीन के साथ मुकाबला किया जा सकता है और जो वैश्विक पटल पे अपनी भूमिका भारत निभाना चाहता है वह काफी मात्रा तक निभा सकता है। तो आज इतना ही। फिर कोई समस्या है, प्रश्न है, आप पूछिए। थैंक यू।